वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 11 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये जानकारी है आईडीएमपी के बारे में। आईडीएमपी इस कोर्स को 13 और 14 सितंबर को फ्रीली एक्सेसिबल बनाया गया है। मतलब आप इसे एकदम फ्री एक्सेस कर सकते हैं 13 और 14 सितंबर को। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि इन 2 दिनों में आप समझ सकें कि ये कोर्स काम कैसे करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसे ज्वाइन करने के बाद आपको फ़ायदा होगा भी या नहीं। तो जब सारी चीज़ों को आप बहुत बढ़िया से समझ लेंगे तो उसके बाद आप वाइज डिसीजन ले सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना काम का है। इसके अतिरिक्त ये है आईडीएमपी चैलेंज। 12 सितंबर को 9:30 बजे एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। आप फ्रीली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। आप इवेल्युएशन कर पाएंगे कि हाँ आप किस स्तर पे हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 12 सितंबर तो कल ही है ना। बिल्कुल, तो आप इस टेस्ट को बहुत बढ़िया से दें सीरियसली, ताकि अच्छा स्कोर करके डिस्काउंट भी अवेल कर सकें अगर आप आईडीएमपी में जाना चाहते हैं तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्रिक्स के लिए है। 13th ब्रिक्स समिट को हमारे ऑनरेबल पीएम ने चेयर किया। हमने लास्ट सेशन में भी इस टॉपिक पे बात की थी, सो इट विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन। 5 देशों का एक्रोनिम है ब्रिक्स: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2001 में जिम ओनेल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था ब्रिक। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ। 2006 में ब्रिक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई फॉर द फर्स्ट टाइम। साउथ अफ्रीका 2010 में इस मीटिंग का हिस्सा बना और तब ब्रिक बन गया ब्रिक्स। ये 41% ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ग्लोबल जीडीपी और 16% ग्लोबल ट्रेड को कवर करता है। जो चेयरमैनशिप है वो बारी बारी से देशों के पास जाती है, BRICS। इसी क्रम में 2021 की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। 2014 में फोर्टलेजा, जो कि ब्राज़ील में है, 6ठी समिट हुई थी ब्रिक्स की। यहाँ पर मसौदा तैयार किया गया और एक नया बैंक बना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, चाइना के संघाई में बेस्ड है। यहाँ पर ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की भी बात की गई। अगर मान लीजिए कोई देश ऐसा है जो स्ट्रेस में है तो उसे थोड़े समय के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट भी ये बैंक देता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ब्रिक्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में है, NIRF। इसका 6ठा एडिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। पहला एफर्ट है ऐसा जहां पर इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जा रहा है। ये इनिशिएटिव 2015 का है। शुरू में तो कहा गया था कि वॉलंटरी है, कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता ना करे। लेकिन 2018 के बाद जितने भी गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया कि भाई आपको तो आना ही पड़ेगा, पैसा देते हैं, मजाक बात थोड़ी है, पार्टिसिपेट करिए, हम देखेंगे कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें तो कंपलसरी जाना पड़ता है और उन्हें अपने पैरामीटर्स शो करके एक रैंकिंग अवेल करनी ही पड़ती है। इस साल लगभग 6000 इंस्टीट्यूशंस ने रफली पार्टिसिपेट किया। ये 2016 की तुलना में लगभग दुगना नंबर है। यहाँ पर टोटल 5 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस को एसेस किया जाता है। पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम। चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और पांचवा है परसेप्शन। NIRF 11 कैटेगरीज में इंस्टीट्यूशंस को कैटेगराइज करता है, लिस्ट आउट करता है। ओवरऑल नेशनल रैंकिंग क्या है? यूनिवर्सिटीज में कौन ऊपर है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कौन ऊपर है, नॉर्मल कॉलेजेस में कौन ऊपर है, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल और रिसर्च, इन फील्ड्स में कौन आगे है, कौन पीछे है, ये रैंकिंग यहाँ आ जाती है। क्या निकल के आया? IIT मद्रास, IISc बेंगलोर और IIT बॉम्बे ये 1, 2, 3 रैंक पर रहे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। बेस्ट कॉलेज कैटेगरी में मिरिंडा हाउस को रैंकिंग मिली है टॉप पे, और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलोर बेस्ट रैंक वर्सिटी या यूनिवर्सिटी बनी है। ये सारी बातें तो हमने रैंकिंग के बारे में देख ली। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्वेकिरताक अवन्नार लेक, इसके बारे में है। अब इतना अजीब सा नाम है, ये है क्या? मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या नाम, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो। क्वेकिरताक अवन्नार लेक, ये छोटा सा आइलैंड है, यहाँ कोई रहता नहीं है। हमें इसके बारे में पता नहीं था। ग्रीनलैंड के कोस्ट से थोड़ी दूरी पर फॉर द फर्स्ट टाइम इसे खोजा गया है। ये खोजा गया है तो न्यूज़ में आ गया। अब इतना छोटा सा अननोन आइलैंड मिल भी गया तो न्यूज़ क्यों बन रही है? न्यूज़ इसलिए बन रही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट बन गया है, जो लैंड वाला एरिया है। वैसे तो समंदर है, बर्फ भी जमी रहती है, आइसबर्ग्स मिलते हैं, लेकिन इसके पहले एक आइलैंड हुआ करता था ओडाक नाम का। तो ओडाक इसके पहले नदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट था, मतलब जहां जमीन हो सबसे नॉर्थ में।
इसके बाद अब ये जो हमें मिला है क्वेकिरताक अवन्नार लेक, ये इससे लगभग 750 मीटर आगे है। रिसर्चर्स यहाँ पर कुछ रिसर्च पर्पज से गए थे। शुरू में तो उन्हें लगा कि वो ओडाक पर ही है, क्योंकि देखिए ये है कैसा, आप देखिए ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पर ये पॉइंट है, समंदर के बीचों बीच छोटा सा आइलैंड है। ग्रीनलैंड ये पूरा दिख रहा है, ये है आइसलैंड, ये नॉर्वे, ये स्वीडन, ये ब्रिटेन। तो आपको लोकेशन क्लियर हो रही होगी। ये आइलैंड कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ी और क्लियर पिक्चर दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा समंदर के बीचों बीच बिल्कुल आइसोलेटेड है। हेलीकॉप्टर से ही आप जा सकेंगे यहाँ पे अगर आपको जाना है तो। अब समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है, कहाँ पता चलता है अगर कोई जाए ना तो। इसके कुछ पहले एक आइलैंड था जहाँ पर रिसर्चर्स जाया करते थे, तो उन्हें लगा कि वो उसी आइलैंड पे है। फिर पता चला नहीं, वो तो 750 मीटर आगे किसी एक नए आइलैंड पर है जिसके बारे में इन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो कोई पुराना आइलैंड है, उसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया, कोई बात नहीं है। अब जो नया मिल रहा है कम से कम उसका तो अच्छा सा आसान नाम रख लो ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। लाइक नया आइलैंड मिला था, अगर इस आइलैंड का नाम सोनू मोनू आइलैंड रख देते तो कितना बढ़िया रहता पढ़ने में। नहीं, नाम रखा क्वेकिरताक अवन्नार लेक, मतलब बोलने में भी दिक्कत हो जाए। खैर, अब रख दिया है तो रख दिया है। रख इसलिए दिया है बिकॉज इसका एक मतलब है। ग्रीनलैंड के नॉर्थ में है ये ग्रीनलैंड की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है नदर्न मोस्ट पॉइंट। अब चूंकि ये नदर्न मोस्ट पॉइंट बन गया है, इसीलिए इसका मतलब जो है वही इसका नाम रख दिया गया है, तो इतना भी बुरा मानने की बात नहीं है। अब ये बना कैसे है? ये बना है सी बेड मड से या मोरेन्स से। कई बार ग्लेशियर्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, उनके पास बहुत सारा सॉयल रॉक या बाकी मटेरियल होता है, वो उसे एक जगह पे छोड़ देते हैं, तो वहाँ मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, फिर वो बन जाता है एक आइलैंड। बहुत बड़ा नहीं है, 60 इंटू 30 मीटर का है, और ऊंचाई इसकी सी बेड से मतलब समंदर के स्तर से 3 मीटर ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है इसे, ये नाम वही ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज है, नदर्न मोस्ट आइलैंड का ये जो नाम दिया गया है। सिग्निफिकेंस ये है कि एक बार फिर से कन्फ्रंटेशन होगा। यूएस, रशिया, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे ये चाहेंगे कि ये उनकी टेरिटरी बन जाए, क्योंकि अगर ये उनकी टेरिटरी है तो आसपास का सीबेड उनका है, फिशिंग राइट्स उनके हैं, जो शिपिंग रूट्स क्लीन हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से वो भी उनका है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो जनरेट होगा इसकी वजह से। ग्लोबल वार्मिंग कई तरीके के सीवियर इफेक्ट्स दिखा रही है। ग्रीनलैंड का आइसलैंड जो आइस शीट है वो पिघल रहा है। हालांकि ये आइलैंड क्लाइमेट चेंज की वजह से सीधे सीधे बना है ये तो कहना थोड़ा गलत होगा, जैसे कि मैंने बताया ये मोरेन्स की वजह से बना है, दैट्स ऑल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक मेटी ने इसे लॉन्च किया है, शॉर्ट में पीएमजी दिशा बोलते हैं इसको। 2017 में लॉन्च किया गया था। लिटरेसी प्रोग्राम है, फ्लैगशिप डिजिटल लिटरेसी स्कीम है। गांव के एरिया में जो लोग डिजिटली बहुत अवेयर नहीं है उनको थोड़ा समझाना सिखाना, काम कैसे करती हैं डिजिटल डोमेन में चीज़ें। रूरल एरियाज के 6 करोड़ लोगों को यहाँ पर ट्रेन करने की बात की गई है, डिजिटली लिटरेट करने की बात की गई है। 40% रूरल हाउस होल्ड तक हमें पहुंचना है और उन्हें डिजिटली लिटरेट पर्सन बनाना है। किसे बनाना है? ऐसा व्यक्ति जो डिजिटली इलिटरेट हो। एक परिवार से एक व्यक्ति को चुना जाएगा और उसकी उम्र 14 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, अंत्योदय हाउस होल्ड के हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, या वो एडल्ट लिटरेसी मिशन का हिस्सा हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो 9th to 12th क्लास में पढ़ता है लेकिन उसके स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, आईसीटी ट्रेनिंग उसको नहीं दी गई है, तो वो भी इसका हिस्सा बन सकता है। SC, ST, BPL, वुमेन और डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस माइनॉरिटीज़ को तवज्जो ज़्यादा दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। उन्हें आसपास के ट्रेनिंग सेंटर पे जाना होगा या जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ जाना होगा। 20 घंटों का ये पूरा कोर्स होगा जो 10 दिन से 30 दिन में पूरा किया जाएगा, यानी कि 45 मिनट से लगभग 2 घंटे की क्लास चलाई जा सकती है एज पर कन्वीनियंस। तो ये तो हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ये लॉन्च किया गया अप्रैल 2021 में, जब लीडर्स समिट हो रही थी क्लाइमेट के ऊपर। तब ये जो पूरा पार्टनरशिप है इसे यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप को संज्ञान में लेकर ही तैयार किया गया है। 5 पिलर्स हैं इसके: पावर एंड एनर्जी इफिशियंसी, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एमर्जिंग फ्यूल्स। तो ये तो बात हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैं भी डिजिटल 3.0 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के साथ, लॉन्च किया मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन। अब देखिए, कैंपेन पे बहुत अनयूजुअल है कि यूपीएससी सवाल पूछे, लेकिन इसमें आपको एक चीज इंपॉर्टेंट मिलेगी। पहले तो देखिए, ये पीएम स्वनिधि स्कीम का पार्ट है, तो पीएम स्वनिधि इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। कैंपेन कॉन्टेक्स्ट में है तो वो भी समझ लीजिए। पीएम स्वनिधि स्कीम में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़कों के किनारे कुछ दुकानें लगाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई थी पीएम स्वनिधि स्कीम में।
तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इस इनिशिएटिव के तहत 223 सिटीज़ में हम उन्हें एम्पावर करेंगे कि वो भारत पे, एम स्वाइप, फ़ोन पे, पेटीएम, एसवेयर, इन सभी यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड्स, इन सभी चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकें। उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि वो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस खुद भी कर सकें, ताकि वो एक अच्छे और एडवांस वेंडर बन सकें। अब इस इनिशिएटिव पीएम स्वनिधि की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2020 में इसे लॉन्च किया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। सरकार ने कहा था अगर कोई ऐसा वेंडर है जो 24 मार्च 2020 को या उसके पहले दुकान लगा के अपना कामकाज किया करता था, वो 10,000 रुपए तक का लोन ले सकता है बैंक से। जो ब्याज उसे देना होगा उसका 7% सरकार दे देगी अगर वो रेगुलर पेमेंट करेगा तो। इसके लिए उसे कोई कोलैटरल, कोई चीज़ रखनी नहीं पड़ेगी, लोन ऐसे ही मिल जाएगा। सिडबी को अपॉइंट किया गया था इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। 24 मार्च की डेट क्यों चुनी गई? आपको याद होगा, ये पहले लॉकडाउन की डेट है। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत लॉस हुआ था, तो उन्हें मदद करने के लिए इनिशिएटिव लाया गया था। तो इसमें ग्रेडेड गारंटी कवर प्रोवाइड किया गया है ताकि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आसानी से लोन दे दे। अगर आपने 10,000 का लोन आराम से टाइम से दे दिया तो आप बाद में 20,000 और 50,000 का लोन भी ले सकते हैं। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद करने का प्लान बनाया गया था। बढ़िया प्लान था। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, रिविजन हो जाएगा आपका। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट आसियान का है, नहीं अभी तो डिस्कस किया था, ब्रिक्स का है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सही है। क्वेकरताक, एवनार लेक ये भी सही है, और पीएम स्वनिधि वाला मामला भी सही है। सेशन की पीडीएफ आपको ओनली एयर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से उसे अवेल करके रिवीजन कर लीजिएगा। 9 और 10 तारीख की जो पीडीएफ है वो नहीं गई थी, वो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा रिवीजन करने के पर्पज से। और कल जो टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। इस सेशन में बस यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।